हमारे जीवन में कदम कदम पर संघर्ष है, इसलिए सफलता उसी को मिलती है जो परिस्थितियों से डरता नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करता है। और यह सिर्फ कागजी बातें नहीं है। फिल्मकार सुजीत सरकार के दोस्त अर्जुन सेन ने वास्तविक जीवन में इसे साबित किया है। जहाँ जीवन का अंत मान लिया जाए, वहाँ से शुरुआत करनी हो, तो डॉक्टर आपसे कहें कि आपकी जिंदगी के महज 100 दिन बचे हैं, तो या तो आप अपनी जीवन के उस अंतिम पड़ाव में अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने में लग जाएंगे या फिर हार मानकर बैठ जाएंगे। लेकिन निर्देशक सुजीत सरकार का ये नायक दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चुनता। वह मौत को ठेंगा दिखाकर ऑडियंस को एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाता है जो आपको कई जगह पर शून्य कर देती है और अंत में उम्मीद और फील गुड दे जाती है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई वॉन्ट टू टॉक मूवी को। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है अमेरिका के कैलिफोर्निया से और आई वॉन्ट टू टॉक की कहानी अर्जुन सेन नाम के एक व्यक्ति की है जो कि IITian है और MBA डिग्री होल्डर भी है। तो अर्जुन अमेरिका में अपने सपनों को साकार कर रहा है। लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है और आगे भी जो अचीव करना है उसे भी वो पाने की कोशिश कर रहा है। तो फिल्म के कुछ ही मिनटों में साफ हो जाता है कि शादी के कुछ साल बाद ही अर्जुन अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम रिया है, जो मंगलवार, गुरुवार और हर दूसरे वीकेंड पर अपने पिता के साथ रहती है। अर्जुन उसका बहुत ख्याल रखता है और अर्जुन अपने काम में भी बहुत ही ज्यादा माहिर है। अचानक से एक दिन उसे पता चलता है कि उसके शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उसके जीवन के लिए खतरा बन सकती है और साथ ही उसके बोलने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। मालूम चलता है कि ऑफिस की मीटिंग के दौरान अचानक से अर्जुन को जोर जोर से खांसी आने लगती है और खांसी में कुछ खून भी आ जाता है, जिस वजह से वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी रिपोर्ट जब सामने आती है तो वो तो पूरी तरह से दंग रह जाता है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसे कैंसर हुआ है। अर्जुन यहाँ पर सोच रहा था कि ना तो उसने कभी स्मोक किया ना ही ड्रिंक की, तो फिर उसे कैंसर क्यों हुआ है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स उसे सर्जरी के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि कैंसर में कीमोथेरेपी के अलावा शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है, क्योंकि अगर इन ऑर्गन्स को रिमूव नहीं किया जाए तो ये कैंसर पूरे शरीर में फैल सकता है। अर्जुन के साथ ये सारी चीजें इतने जल्दी जल्दी हुई कि अर्जुन को सोचने का समय ही नहीं मिला। अर्जुन यहाँ डॉक्टर से कहता है कि अगले मंडे वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये बहुत इमरजेंसी है, अगर ये सर्जरी नहीं की गई तो तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। डॉक्टर ने यहाँ पर अर्जुन को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया। अर्जुन को उन्होंने साफ साफ बता दिए थे कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 100 दिन ही बचे हैं। तो अर्जुन की पहली सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। सर्जरी के बाद यहाँ पर अर्जुन को बोलने में तकलीफ होती है, जबकि अर्जुन को सबसे ज्यादा बोलना पसंद है। इस हॉस्पिटल में नैन्सी नाम की एक नर्स भी थी, उसने अर्जुन का बहुत ख्याल रखा। जब अर्जुन की पहली सर्जरी हुई तो उसका तो पूरा दिमाग खराब हो गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे करना क्या है, वो जिंदगी में क्या करेगा, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले तो अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो जो करना चाहता है वो कर रहेगा। जैसे कि उसे मसाज पसंद थी, जिंदगी में पहली बार मसाज कराई। उसे जो कार पसंद थी, उसने वो कार भी खरीदी। अर्जुन के दिमाग में हमेशा प्लान हुआ करते थे और उन प्लान के बैकअप प्लान भी हुआ करते थे, लेकिन पहली बार उसके दिमाग में कोई भी प्लान नहीं थे और ना ही कोई बैकअप प्लान थे। इसलिए वो सोचता है कि वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो नहीं जीने वाला, वो तो सुसाइड कर लेगा। अर्जुन यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स तैयार करता है। जिन लोगों ने भी अर्जुन की मदद की थी उन सभी को बारी बारी जाकर गिफ्ट्स देता है और थैंक यू भी कहता है। साथ ही अर्जुन अकेले ही अपनी कार से एक ऐसी जगह पर निकल पड़ता है जहां उसे अपनी जान देनी है। वो डिसाइड करता है कि 4 मार्च को वो अपनी जान देगा। तो अर्जुन यहाँ से एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है। उसने सोच लिया था, सारे प्लान बना लिए थे कि यहाँ से अगर वो कार क्रैश करेगा तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो 4 मार्च की रात को वो अपनी जान देने के लिए निकल पड़ता है। जब हॉस्पिटल की नर्स नैन्सी अपना गिफ्ट देखती है और उसमें वो थैंक यू मैसेज देखती है तो वो समझ चुकी थी कि अर्जुन कुछ करने वाला है, इसलिए वो अर्जुन के पास तुरंत ही कॉल करती है। लेकिन अर्जुन तब तक वहां डायमंड हिल तक पहुंच चुका था जहां से अर्जुन को अपनी जान देनी है। लेकिन अर्जुन को मालूम चलता है कि जहां से उसे अपनी जान देनी है वहां पहले से ही किसी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो नैन्सी का कॉल उठा लेता है। नैन्सी यहाँ पर अर्जुन को समझाती है कि तुम्हारा मरना एकदम बेकार आइडिया है।
क्योंकि अगर तुम गलती से बच गए तो लोग कहेंगे कि तुम तो ना तो जीने में कामयाब रहे और ना ही मरने में। इसलिए अर्जुन अपना मरने का प्लान कैंसिल करता है और फिर वो अगले ही दिन डॉक्टर दुबे से मिलने के लिए पहुंच जाता है। डॉक्टर दुबे उससे कहते हैं कि हम तो मंडे को मिलने वाले थे, लेकिन अर्जुन कहता है कि मेरे लिए संडे और मंडे कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा तो आज भी मंडे हो सकता है, इसलिए जो भी हमारी सर्जरी होने वाली है आप वो मुझे आज ही समझा दीजिए। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि अर्जुन की कुछ और सर्जरी होनी थी, जिस वजह से वो डॉक्टर दुबे से मिल रहा था। और फिर कुछ ही दिनों के बाद अर्जुन की कुछ और सर्जरी हो जाती है और उन सर्जरी की वजह से अब अर्जुन सिर्फ 100 दिन तक नहीं बल्कि कुछ और दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा ये कुछ कह नहीं सकते। इस कड़वी हकीकत अनगिनत अस्पताल के चक्कर के साथ अर्जुन और उसकी बेटी रिया के रिश्ते की भी एक तरह से परीक्षा होती है। एक दिन उसकी बेटी रिया उससे कहती है कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, अगर आप मुझे जानते हैं तो बताइए कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त कौन है, मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है और जब हम साथ में होते हैं तो मुझे क्या करना पसंद। तीनों सवाल के सही जवाब दे पाने में अर्जुन नाकाम रहता है। फिर वह एक पेपर लेकर आती है जिसमें कई गोलाकार बने होते हैं, उसमें अर्जुन सबसे आखिर में होता है। बातचीत के परिणाम में उन्हें अपनी बेटी के साथ दोस्ती भी करनी है। अर्जुन यहाँ अपनी बेटी को जवाब देता है कि तुम मुझे सर्कल के 8वें नंबर पर देख रही हो, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज देखकर बहुत खुशी हो रही है और वो ये कि कम से कम मैं सर्कल में तो हूँ। दरअसल मैं रिया को अपने पिता की सर्जरीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और ना ही उनकी बीमारी के बारे में अर्जुन ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। इसके बावजूद अर्जुन अपनी बेटी के साथ रिश्ते मजबूत करता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अर्जुन की बेटी रिया को उनकी बीमारी के बारे में मालूम चल जाता है। वो समझ चुकी थी कि उसके पिता बहुत ज्यादा दर्द से गुजर रहे हैं, तो इस तरह से उन दोनों के बीच में रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। और अब मालूम चलता है कि अर्जुन सेन की कुछ और सर्जरी होने लगी थी। तो इस तरह से अर्जुन की लगभग 9 सर्जरी हो चुकी थी। हर सर्जरी में उसके शरीर के कुछ ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है ताकि उन ऑर्गन्स में कैंसर ना फैले। तो इस तरह से अर्जुन अपनी लड़ाई लड़ रहा था और साथ ही हम देखते हैं कि रिया अब बड़ी हो चुकी है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि इस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। अर्जुन बहुत ज्यादा बीमार है, इसके बावजूद वो अपनी बेटी के साथ रिश्ते वैसे ही रखना चाहता है जैसे कि हर पेरेंट्स के बीच में होते हैं। उनके बीच में कई बार हल्की सी नोकझोंक भी होती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते हैं। साथ ही हम यहाँ पर जॉनी लीवर को देख पाते हैं जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अर्जुन को हमेशा सपोर्ट करता है। जॉनी यहाँ पर अर्जुन को किसी पेशेंट के रूप में नहीं देखता है, बल्कि वो तो उसे एक नॉर्मल इंसान मानता है और उससे बहुत ज्यादा मजाक मस्ती भी करता है। अब एक दिन अर्जुन के माता पिता आते हैं जो कि कोलकाता में रहते हैं। वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। ये देखने के बाद रिया और उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। घर आने पर रिया अपने पिता अर्जुन को बहुत चिल्लाती है। वो कहती है कि क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस वहाँ से गुजर रहे थे, अचानक से हमारी नजर तुम पर पड़ गई। रिया कहती है कि दादा दादी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अर्जुन उसे बताता है कि एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बेटी की रक्षा करे। अर्जुन और रिया की ये सारी नोकझोंक यहाँ अर्जुन के माता पिता भी सुन रहे थे। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि अर्जुन जब अपनी फ्रेंड नैन्सी से मिलने के लिए जा रहा था तो उसे एक माइनर हार्ट अटैक आता है और यहाँ अर्जुन जो है वो भगवान की तरफ से बोल रहा था कि 8-10 सर्जरी हो जाने के बाद भगवान को इन सर्जरीज में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने मसाला डालने के लिए एक छोटा सा हार्ट अटैक भी डाल दिया। और अब डॉक्टर दुबे के साथ अर्जुन सेन के रिश्ते बिल्कुल दोस्ती जैसे हो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे से काफी अच्छी तरह से बात किया करते थे और एक दूसरे से काफी ज्यादा मजाक भी किया करते थे। यहाँ अर्जुन उन्हें हमेशा सर्जरी के लिए मैनिपुलेट करता और डॉक्टर दुबे उसकी हर बात मान भी लिया करते थे। कुछ दिनों के बाद हमें मालूम चलता है कि अर्जुन की एक बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली थी जिसका नाम है बायोमैक्स। बायोमैक्स सर्जरी दरअसल में सारी सर्जरीज की मदर मानी जाती है। दरअसल में इस सर्जरी में पूरा का पूरा जबड़ा बदला जाता है, शरीर का एक बहुत बड़ा ऑर्गन कटता है, जिस वजह से इस सर्जरी को सारी सर्जरी की मां मानी जाती है। तो ये सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल होती है।
लेकिन सर्जरी हो जाने के बाद अर्जुन को बोलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन इसमें उसकी बेटी रिया उसकी मदद कर रही थी। साथ ही अब तो वो घर का काम भी करने लगी थी, जिस वजह से अर्जुन को अब कुछ भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे करके अब वो कुछ शब्द बोलने लगा था और फिर कुछ समय बीतने के बाद अब यहाँ पर अर्जुन को मालूम चलता है कि उसके काफी सारे दोस्तों की डेथ हो चुकी है जो उसके बहुत करीब थे। अब वो इस दुनिया में नहीं थे, यहाँ तक कि नैन्सी भी अब उसके पास नहीं थी। और अब अर्जुन की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 सर्जरी हो चुकी थी। इन सर्जरी से गुजरने वाला जुझारू अर्जुन अपनी बेटी के साथ रिश्ते बेहतर बना लेता है। इस सिलसिले ने उसका नीरस अकेलापन, नौकरी खोना, अस्पताल के लंबे लंबे बिल, घर चलाना, लगातार सिर पर लटकी मौत की तलवार से जूझना जैसे कई पड़ाव सामने आते तो हैं, लेकिन अर्जुन ने इन सभी का सामना कर लिया था। और अब वो अपनी बेटी से कह रहा था कि अब वो एक आखिरी बार आखिरी चीज करना चाहता है, और वो थी मैराथन। अर्जुन कहता है कि उसे मैराथन में दौड़ना है। यहाँ पर रिया उससे मना करती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपको मैराथन क्यों दौड़ना है। यहाँ अर्जुन उसे समझाता है कि मेरे जैसे इंसान के लिए मैराथन की अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर भी मैं अगले दिन पहुंच जाऊं ना तो यही मेरे लिए जीत होगी, जबकि मैं तो मैराथन में दौड़ने वाला हूं, तो ये मेरे लिए कोई अचीवमेंट से कम नहीं है। बाद में रिया इसका विरोध तो करती है, लेकिन अपने पिता के लिए वो मान जाती है और फिर उन्हें सपोर्ट करने लगती है। तो फाइनली अर्जुन इस मैराथन में दौड़ता है और इसे कंप्लीट भी करता है। तो दोस्तों, आप जरा सोचिए, जो हर रोज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, वो चाहे बीमारी से या दुनिया में चल रहे किसी न किसी युद्ध की वजह से। मीडिया में संख्या बता दी जाती है, लेकिन क्या सच में उनके परिवार का दर्द हम समझ पाते हैं? हम सिर्फ एक संख्या पढ़ते हैं कि इतनी लोगों की मौत हो गई, बिल्कुल किसी आंकड़े की तरह। ये जो डरावना और सहानुभूति विहीन आंकड़े हैं, इस पर फिल्म ने बहुत ही गहराई से बात की है। किसी डॉक्टर के लिए कोई कैंसर पीड़ित या बहुत बीमार आदमी सिर्फ सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उस सब्जेक्ट के मन में क्या गुजरती है यह बताती है फिल्म। फिल्म का हर एक डायलॉग अपने आप में कुछ मतलब समेटे हुए है। फिल्म का 1% हिस्सा भी मीनिंगलेस नहीं है, ना ही फिल्म में कोई जबरदस्ती का सीन है। गाने भी हैं तो फिल्म की कहानी की जरूरत के हिसाब से उसे पुश कर देने के लिए बैकग्राउंड में बजते हैं और बेहतरीन भी लगते हैं। पूरी फिल्म मौत के डर से भरी होने के बावजूद जाते जाते जीने की आशा दे जाती है। फिल्म में एक सर्वाइवर की कहानी को दिखाया गया है, जिसका 90% से ज्यादा पेट ऑपरेट करके निकाल दिया गया है। गले की नली सिकुड़ गई है, पूरा चेहरा बिगड़ गया है, लेकिन उसके जीने की इच्छा मौत के डर पर भारी पड़ती है और दर्शकों को अच्छा फील कराती है। सुसाइड जैसे संवेदनशील मामलों को बेहद संवेदनशीलता से दिखाया गया है। ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को उठाते समय उस दर्द, बोझ और कभी ना भूलने वाली टीस, सब कुछ इस तरह से पेश किया गया है कि कोई भी उस स्थिति को गहराई से समझ पाए। और फिल्म का डायरेक्शन सुजीत सरकार ने किया है। उन्होंने इससे पहले अक्टूबर और पीकू जैसी फिल्में बनाई हैं। ये फिल्में भी फुल ऑफ लाइफ थी। इस फिल्म में भी सुजीत अपनी पुरानी फिल्म की हल्की सी सुगंध रखी है, जो फिल्म का स्वाद बढ़ाती है। फिल्म में रितेश सा की कमाल की राइटिंग है, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एक बात एहसास होगी कि अभिषेक बच्चन को आखिर अब भी हर रोज अपने आप को क्यों साबित करना पड़ता है। खैर, साबित करना पड़ता है तो उन्होंने फिर से कर दिया है। गुरु, सरकार, युवा जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग के अगर आप कायल हो चुके हैं तो एक बार फिर से कमर कस ली जाए उनके दीवाने होने के लिए। उनकी एक्टिंग में इस बार कुछ नया सा दिखा है, जो उन्हें पहले से और बेहतर बनाता है। उनका एक्टिंग करने का तरीका पापा अमिताभ के पीकू और पा के बीमार बच्चे वाले कैरेक्टर के आसपास गुजरता है। कॉपी नहीं करते, लेकिन एक्टिंग के महारथी यानी कि अमिताभ बच्चन, उनके अंदर पापा की झलक दिखती है। उनकी बेटी के रूप में अहिल्या बमरू ने अच्छा काम किया है। उन्हें देखकर लगेगा कि बहुत दिन बाद कोई रिफ्रेशिंग और फ्रेश टैलेंट देखने को मिला है। एक बार और अभिषेक के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 से ज्यादा अलग अलग लुक्स अपनाए हैं, जो उनकी एक्टिंग को और निखारती नजर आती है। तो वही अक्टूबर और पीकू जैसी उत्कृष्ट फिल्म बनाने वाले सुजीत यहाँ भी मानवीय रिश्तों की गांठ खोलते नजर आते हैं। बाप बेटे के बीच के दृश्य यादगार बन पड़े हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा धीमा लग सकता है, मगर सेकंड हाफ में फिल्म सरपट दौड़ती है। सुजीत ने अस्पताल के दृश्यों में मोटांज का इस्तेमाल किया है। वे डायरेक्टर के साथ मरीज अभिषेक के रिलेशनशिप के माध्यम से कई हल्के फुल्के पल जुटाने में कामयाब रहे। फिल्म के शीर्षक के अनुसार कहानी में संवाद भी चुटीले हैं।
अभिषेक के मेकअप पर अच्छी खासी मेहनत की गई है। हाँ, मगर अभिषेक की तलाकशुदा पत्नी की बैक स्टोरी दिखा दी जाती तो कहानी को और बल मिलता। अभिनेता के रूप में अभिषेक बच्चन के लिए यह भूमिका निसंदेह बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही होगी, क्योंकि उन्हें एक ऐसे सर्वाइवर को जीना है जो किसी भी पल मौत को गोद में जा सकता है, मगर उसे मौत का शौक नहीं है बल्कि जिंदगी का जश्न मनाना है। मानना पड़ेगा अभिषेक इस भूमिका में कमाल कर गए हैं। अच्छी बात यह है कि अस्पताल और बीमारी के बीच झूल रहे अर्जुन के साथ फिल्म अपने दृष्टिकोण से आशावादी और सहज बनी रहती है। घर चलाने से लेकर अस्पताल के चक्कर काटना, उनके मोटे बिल, तमाम तरह की सर्जरी के साथ अर्जुन की कहानी सरलता से कही गई है। सुजीत ने इस जटिल विषय के साथ ह्यूमर को भी जोड़ा है। डॉक्टर देव के साथ अर्जुन की बातचीत जहां तनावपूर्ण माहौल में राहत लाती है, वही जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। अर्जुन का यह सफर कई बार झकझोरता है, लेकिन वह खामोशी से आपको प्रेरणा भी दे जाता है। फिल्म में एक दृश्य है जब अर्जुन को भावनात्मक सहयोग देने के लिए उसका भाई अमेरिका आता है। डॉक्टर ने अर्जुन की सर्जरी के बारे में सुनकर उसे चक्कर आने लगते हैं, जबकि अर्जुन विचलित नहीं होता है। इसी तरह झील के किनारे पिता पुत्री का आपस में संवाद करना किसी थेरेपी की तरह लगता है। कुछ खामियां की बात करें तो फिल्म में अंग्रेजी बहुत ज्यादा है। अर्जुन की पत्नी का पक्ष भी बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है, वह थोड़ा अखरता है। अभिषेक बच्चन के किरदार में कई परतें हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते उनके पात्र पर शारीरिक रूप से उसका असर पड़ता है। इस प्रक्रिया में कभी पेट निकलता है तो कभी चेहरे का आकार बदलता है। अभिषेक ने इस शारीरिक प्रक्रिया से लेकर उनके बोलने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर हर दृश्यों को बारीकी से काम किया है। और सुजीत सरकार की फिल्मों की एक खास बात यह है कि वे किसी भी ऐसे अभिनेता को काम पर नहीं रखते जो अपनी भूमिका को बखूबी नहीं निभा पाते। आई वॉन्ट टू टॉक इसका अच्छा उदाहरण है। इस फिल्म के कप्तान अभिषेक बच्चन ही हैं, जो शुरू से लेकर आखिर तक इस फिल्म के कप्तान बने हुए हैं। कई शारीरिक बदलाव से लेकर अभिनय, आंखों और हाव भाव तक एवी जूनियर ने सब कुछ बखूबी दिखाया है, और वह भी बड़ी सहजता से। अपने दमदार किरदार और काम के लिए मशहूर एक्टर ने गुरु, मनमर्जिया, 10 घूमर और अब आई वॉन्ट टू टॉक जैसी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग करके अपने अभिनय का स्तर और ऊंचा उठा दिया है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने जो काम किया है वो सच में काबिले तारीफ है, और मेकअप टीम की भी तारीफ करना बहुत ही जरूरी है, जो हर बदलते लुक के साथ आपको किरदार की ओर खींचते हैं। और सुजीत सरकार की फिल्मों के बारे में एक और बात यह है कि इससे किसी को भी एक ही तरह से नहीं दिखाया गया है, जिसे दर्शकों का ध्यान सिर्फ लीड किरदार पर होगा। हालांकि पिछली फिल्मों के मुकाबले इस बार बहुत कुछ नया दिखाने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रहे हैं, जैसे कि पीकू, अक्टूबर, सरदार उधम में देखने को मिला था। आई वॉन्ट टू टॉक के लेखक रितेश शाह ने क्लाइमैक्स का लुत्फ उठाने के लिए कई सारे ट्विस्ट जोड़े हैं। इसके अलावा फिल्म में बहुत कुछ ऐसा था जिसे मेकर्स और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते थे, जैसे कि अर्जुन का अपनी पत्नी के साथ रिश्ता, जो तलाक के सेटलमेंट सीन को छोड़कर फिल्म में नहीं दिखाया गया। तो आई वॉन्ट टू टॉक में बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सुनना चाहते हैं और धैर्य रखते हैं। यह फिल्म आपको अक्टूबर को भी बहुत हद तक याद दिलाएगी। इसके अलावा वो सीन जहां रिया अपने पिता से लड़ती है, वह भी पीकू फिल्म की याद को ताजा करेगी। वहीं कलाकारों ने शानदार काम किया है, उन्हें सही मायने में श्रेय देना जरूरी है। पटरी से उतरने और धीमी गति से चलने के बावजूद आई वॉन्ट टू टॉक एक टूटे हुए घर, पिता बेटी के रिश्ते और अस्तित्व की आधुनिक तस्वीर पेश करती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।